हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। मैं विपिन कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक और न्यू टॉपिक जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि परिवर्तन अर्थात चेंज होता क्या है। तो परिवर्तन यानी कि चेंज चेंज समय और स्थिति के साथ सभी चीजें परिवर्तनशील होती हैं। तो इसी फॉर्म में हम कहें तो किसी भी पदार्थ के उसके रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके कलर, रंग, इस अवस्था, स्ट्रक्चर, संरचना और उसके टेम्परेचर और उसकी कंडीशन में आदि में जो बदलाव होते हैं उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक है, तो ये परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन को अगर हम चेंज की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो चेंज इन फॉर्म यानी कि बनावट है ना। फॉर्म, कलर, स्टेट, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर एंड कंडीशन। एंड एटसेट्रा। इनमें जब समय के साथ या किसी स्थिति के साथ परिवर्तन होता है तो उसे ही हम चेंज कहते हैं। ठीक है, अब आपका जो चेंज है वो मेनली दो टाइप का होता है, यानी कि परिवर्तन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, जिसे हम भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। और सेकंड ना होता है आपका केमिकल चेंज, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है? किसी भी पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस के आपके उसकी साइज, शेप, कलर, स्मेल आदि में जो चेंज होता है उसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। किस किस में चेंज होता है? आपके साइज में, उसके कलर में, स्मेल में, उसके वॉल्यूम हो यानी कि आयतन, डेंसिटी उसके घनत्व में, इनमें जो चेंज होता है वो आपके फिजिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखे थे हम, जैसे कि आइस यानी कि बर्फ को टेम्परेचर जब तक वो अपने जमाव बिंदु पर है तब तक वो बर्फ बनी रहती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेल्ट होने लग जाती है और उसका वो आपके जल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे बर्फ का पिघलना, आइस आपका कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, जल में, लिक्विड में। ठीक है, वाटर का आपका वेपोराइजेशन होना, वेपर बनना। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां उसके साइज, कलर, स्मेल, वॉल्यूम, डेंसिटी में ही केवल चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये आपका रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल बोले तो परिवर्तन का कारण हटाने पर जो ये परिवर्तन जिसकी वजह से होता है, ये परिवर्तन का कारण अगर हम हटा दें तो ये वापस से उसी अवस्था में, उसी स्टेट में बदल जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल में आप देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो है डिसोसिएशन ऑफ शुगर। जब हम पानी में आपके शुगर यानी कि चीनी को मिलाते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये भी आपका फिजिकली ही चेंज है क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। और आप इसका अगर आपको जल को वेपोराइज यानी कि वाष्पित कर दोगे तो आपको शुगर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो डिसोसिएशन ऑफ शुगर।
शुगर। और एग्जाम्पल देखें आप तो जो वैक्स होता है, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती का पिघलना, ध्यान रखना पिघलना, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम बोल सकते हैं, मोमबत्ती, कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में आपके जो कोई सब्सटेंस होता है उसमें आपके फिजिकल चेंज तो होगा ही, लेकिन साथ में केमिकल चेंज भी होगा। केमिकल चेंज के मतलब उसमें उसमें आपके जो कंपोजिशन है किसी सब्सटेंस का, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के साथ किसी नए पदार्थ को बनाते हैं और जिसके गुण अपने उत्पाद अभिकर्मकों से बिल्कुल डिफरेंट हो, वो आपका केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रही है? when two or more than two compound आपका मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया कंपाउंड बनाते हैं, न्यू कंपाउंड, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अणुत्क्रमणीय। यहां पर उत्क्रमणीय होता था, अगर ये इसके प्रभाव को हटा दिया जाए तो वापस से लिक्विड को अगर वापस आप फ्रिज में रख दोगे तो ये वापस से आइस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चेंज हो रहा है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अणुत्क्रमणीय। एक बार जो नया पदार्थ बन गया तो आप किसी भी प्रोसेस से इसको वापस इसी प्रोसेस में नहीं ला सकते। जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स में। तो कोई भी रिएक्शन जब दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो भी केमिकल कंपाउंड होना चाहिए, तो वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। और रिएक्टेंट्स जो दो केमिकल कंपाउंड मिलकर बना रहे हैं वो आपके रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, आप कोई भी चीज का जलना, बर्न, इसका एग्जाम्पल मैं जस्ट ऊपर लिख रहा हूं, बर्न, किसी भी चीज का जलना, ठीक है। और टीयर मतलब फाड़ना, किसी भी चीज को फाड़ना, ये भी आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन। और कट, किसी भी चीज को काटना, जैसे मान लीजिए कोई कागज है, आपने उसको जला दिया, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कागज है, काट दिया, तो ये क्या है? ये भी आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और इसको आप किसी भी फॉर्म में वापस नहीं जोड़ सकते हैं। अब ये मत कहना है कि कागज को हम उसमें गम लगा के जोड़ देंगे या फेविकॉल लगा के जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ना नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे पहले जिस अवस्था में था उस अवस्था में आप किसी भी प्रकार से इसको वापस नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो टीयर, आप फाड़ना और काटना, ठीक है, जलाना, फाड़ना, मोड़ना, ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल चेंज, ठीक है। और एग्जाम्पल में देखिए, और रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना, ये भी एक आपका केमिकल प्रोसेस है। हम खाना बनाते हैं, कुकिंग फूड, जो हम खाना बनाते हैं, कुकिंग फूड, खाना बनाना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ना कि आपका फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल में देखिए, आप मोमबत्ती का जलना, मैंने बताया था ना, कोई भी चीज अगर जलती है तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर मोमबत्ती पिघल रही है, एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से केमिकल चेंज का उदाहरण कौन सा है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल, या बर्निंग ऑफ कैंडल। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो वो आपका फिजिकल चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पिघला हुआ वैक्स है उसको हम वापस उससे कैंडल बना सकते हैं। लेकिन अगर बर्न हो रहा है, तो हम ये इसके बर्न के बारे में बात करें, जो मोमबत्ती के अंदर जो वो होती है लो, जो धागा लगा होता है, थ्रेड,
उसको जलने की बात हो रही है, तो वो जलने का वो आपको किसी भी रूप में वो उसको वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो किसी भी चीज का जलना, फाड़ना और काटना ये आपके केमिकल चेंज के अंदर आता है। और खाना बनाना, खाना हम कैसे बनाते हैं आपको पता है, ये भी केमिकल प्रोसेस है। इसको किसी भी फॉर्म में आप वापस उसी रूप में नहीं ला पाएंगे जिससे पहले ये थी। ठीक है, और रेस्पायरेशन और डाइजेशन, श्वसन, ये भी आपका केमिकल चेंज है। और डाइजेशन, ये भी आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहां तक आप इसने स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात कर रहे थे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन जब किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स और जो कि आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने दो रिएक्टेंट लिए ए प्लस बी, दो डिफरेंट कंपाउंड है और उनको केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल का साइन ये वाला होता है, आपको ये याद रखना है। आपके एग्जाम में अगर इस तरह का साइन आता है तो ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि उल्टा सीधा। ठीक है, और लेकिन ये वाला आ गया तो ये इरिवर्सिबल साइन है, यानी कि अनुत्क्रमणीय, और ये जो पदार्थ बन गया वो वापस उसी अवस्था में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी कंपाउंड आपका बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। आपको केमिकल इक्वेशन, अब जब हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको हम एक इक्वेशन से शो करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम केमिकल इक्वेशन। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब किसी सब्सटेंस में आपका केमिकल चेंज हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई, तो आपके वो इनको ये रिएक्शन हुई है तो हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि किसी चिन्ह या इसके फॉर्मूला के फॉर्म में बताते हैं। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे कि इट इज द सिंबॉलिक, इट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of compound and its formula। ठीक है, जब हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उनको और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको हम सिंबल फॉर्म में या उनके फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं तो आपका केमिकल इक्वेशन बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए कि आपका हमने लिया Mg+O2, तो क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो 2Mg कर लेते हैं यहाँ पर, 2MgO। ठीक है, MgO। ठीक है, ये आपका हो गया। ये होता है आपका रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये जो फॉर्मूला सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है मैग्नीशियम, और सिंबल फॉर्म में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, और ये एरो लगा हुआ है, ये ही आपका सिंबलिक फॉर्म, सिंबल्स, ये इनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ये फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास
ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। डक्ट, ये आपको अच्छे से ये वाली चीज आपको रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ मैं 2 MgO लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ 2 हो जाएगा। ये इसका संतुलित फॉर्म है। जितने मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स या अणु यहाँ होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे, देखिए। और ऑक्सीजन का 1 है O2 तो ये 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करना है, क्योंकि जो हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ये आपको मे बी पॉसिबल है कि आपको कहीं और मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से हमने ये आपके लिए प्रिपेयर किया है ऐसा कहीं भी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। और ये विदाउट कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो स्नैपशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारी मेनली 5 टाइप्स की होती हैं और उन्हीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होके आता है और उन्हीं पे हमको फोकस करना है। तो सबसे पहली जो है आपकी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन। सेकंड नंबर पर जो आपकी आती है वो आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिंग बोले तो अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर पे आपकी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर पे आपकी आती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और आपके अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेड और ऑक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एक बोली जाती है जब ये एक साथ होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि विस्थापन द्विविस्थापन। तो हम एक एक करके इन इक्वेशंस को पढ़ेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक आपको इसका स्नैपशॉट लीजिए। तो फर्स्ट रिएक्शन जो अपनी है अब वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू मोर सब्सटेंस react together and form a single type of product। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का बनाते हैं तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आप इसको नोट कीजिए, व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू compound form a new compound। ठीक है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट ए है, सॉरी एक रिएक्टेंट आपका ए है और दूसरा रिएक्टेंट है आपका बी। इनमें केमिकल रिएक्शन हुई तो आपका ये क्या बन जाएगा? ए एंड बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे कि आपका है सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मान लीजिए आपने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले हम, H2 प्लस O2, तो ये क्या बनेगा आपके? 2H2O। ठीक है, यहाँ आपका वाटर बन गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए आप, लास्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें H2O आपने डाला तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, बिना भुजा हुआ चूना। चूना, जब आप बिना भुजा हुआ चूना है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं और उसमें पानी डालोगे, तो आप इसको इस तरह, इस रिएक्शन को इस तरह से आग रख सकते हो। जब भी आप कोई कहीं पर आग लगी हुई है तो आप उसमें क्या डालोगे? पानी, बिना बुझा हुआ, है ना? तो बिना बुझे हुए में आपने पानी डाला तो ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इसको क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लैक लाइम, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, अब देखिए हम ये जो स्लैक लाइम है, इसमें हम CO2 अगर मिला दें तो हमका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अगर हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक लाइम में CO2 मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका नाम होता है चूना पत्थर या लाइमस्टोन। लाइमस्टोन या चूना पत्थर। तो ये मैंने आप जो रिएक्शन लिखवाई है वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो स्नैपशॉट लिए।
सेकंड नंबर पे आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, यानी कि ये आपका अपघटनीय अभिक्रिया है। तो अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक सब्सटेंस, कोई पदार्थ टूटकर दो भागों में बन जाता है, दो भागों में टूट जाता है, तो उसका अपघटनीय, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यानी कि इसको विघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब कोई पदार्थ दो भागों में, दो सिंपल भागों में टूट जाता है तो आपका अपघटन अभिक्रिया होती है। तो ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन into two simple compound, तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला A.B है, ठीक है, और ये अपघटन होकर, अपघटित होकर, ठीक है, उसकी कंडीशन के कारण, तो वो अपने सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने हीट दी, अगर उसको आपने गर्म किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और आपके CO2 रिलीज हो जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं हम? अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था। तो ये क्या बनता है? क्विक लाइम, यानी कि बिना भुजा हुआ चूना। और एक और एग्जांपल देखिए, H2O, इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, जल में आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, कौन सी? DC, नॉट AC, ठीक है। AC इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, आपको करनी है DC, ठीक है। तो क्या होगा? ये आपके H2 + O2 में गैस बन जाएंगी और ये आपके रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। और एक और देखिए आपका HBr, ये आपके सूर्य के प्रकाश में, HNu, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा इसका? ये भी आपका विघटित, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगी, H2 + Br2। ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, और स्नैपशॉट लीजिए इसका। थर्ड नंबर पे आपके देखिए जो रिएक्शन आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के तत्व को विस्थापित, यानी कि हटा देता है, रिमूव कर देता है, तो वो आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया आप इसको नोट कीजिए, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट, व्हेन an element displace or remove another element, ठीक है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे पदार्थ के तत्व को विस्थापित कर देता है या आपके रिमूव कर देता है, तो वो आपका क्या कहलाता है?
वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में देखिए आप, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें आपने आयरन यानी कि आयरन चूर्ण के रूप में मिला दिया, तो क्या होगा, ये आपका FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस CO आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, आपका कॉपर सल्फेट का ही विलयन है, इस बार मेटल लिया जिंक, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस CO। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को आपके रिमूव करेगा, इसके लिए हमें रिएक्टिव सीरीज यानी कि एक्टिवेशन सीरीज को स्टडी करना होता है। आपकी स्क्रीन पर एक्टिवेशन सीरीज दिखाई जा रही है, उसमें देखिए आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, स्ट्रोंशियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी और Hg यानी कि अर्जेंटम और ऑरम और प्लेटिनम, ये इस क्रम से दिया हुआ है। जो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो आपके टॉप पे दिया हुआ है, यानी कि पोटेशियम, यानी कि ये पोटेशियम जो है ये हाईएस्ट रिएक्टिव है और ये आपके किसी भी एलिमेंट के सॉल्ट को इजीली रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें जो मैंने पहला एग्जांपल दिखाया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन सीरीज में, आप एक्टिवेशन सीरीज में देखोगे कि कॉपर सल्फेट से जस्ट कॉपर से ऊपर आपका आयरन आता है, तो इसलिए आयरन आपके इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में देखिए कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक भी देखिए आप कॉपर से जस्ट ऊपर आता है, जिंक आपके आयरन से भी ऊपर है। यदि अगर आयरन का भी सॉल्यूशन होगा तो ये आयरन को भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आपके देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के तत्वों से एक्सचेंज यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो आप इसमें नोट कीजिए, व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट विद when to compound react with exchange of element exchange of element। ठीक है, तो यहां पर ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, तो यहां क्या होगा, आप जानते हैं कि जो आपका ये सोडियम है, यहां पर ये आपस में ये वाला जो तत्व है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो कुल मिला के जो रिएक्शन होगी वो आपके होगी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। और अब आप जानते हैं कि ये हुआ क्यों, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव श्रेणी में टॉपेस्ट पे आता है, और तो ये किसी भी सॉल्ट के जो इससे कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए आपका, मान लीजिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ भी ये एक्सचेंज ऑफ आपका HCl
यहाँ भी एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर NaCl बन जाएगा यानी कि सॉल्ट और प्लस H2। इसी रिएक्शन को हमने जब एसिड बेस में पढ़ेंगे तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी ये वाली। ठीक है, तो नोट कीजिए यहाँ तक।